ऑलराइट, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है, दैट इज थिंकिंग एंड लैंग्वेज। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देती हूँ, चैप्टर काफी बड़ा है तो हमें 2 क्लासेस ज्यादा लग सकती है इस चैप्टर में, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ नहीं कराना है मैंने। ऑल्सो अगर मेरी स्पीड कहीं ज्यादा फास्ट हो या ज्यादा स्लो हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, इंटरप्ट कर देना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो यार चैप्टर का नाम है थिंकिंग एंड लैंग्वेज। सबसे पहला टॉपिक जिसके अंदर आता है दैट इज व्हाट इज थिंकिंग, थिंकिंग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर टाइप्स ऑफ थिंकिंग आती है कि कितने तरीके की थिंकिंग होती है। फिर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। because when we think there is a specific type of thinking which is known as creative thinking, तो उसमें क्रिएटिविटी का जो एस्पेक्ट है वो इंक्लूड होता है, तो हम वो पढ़ेंगे। फिर स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है दैट इज प्रॉब्लम। अब थिंकिंग हम किसी भी बारे में हम सोचते हैं, हम तभी सोचते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो हमारे सामने। वेले बैठे तो कोई ऐसे सोचता नहीं रहता किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। देन कम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस क्या होते हैं। फिर जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने बैठते हैं तो उनके बैरियर्स क्या होते हैं, किस वजह से या किस रीजंस की वजह से हमारी प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वो ठीक नहीं निकलते या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व करनी जान ली कैसे करते हैं, उसके बैरियर्स के बारे में हमने जान लिया, अब डिसीजन को हम कैसे इंटरप्रेट करें, इवेल्युएट करें, हम वो पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग का भी एक प्रोसेस होता है, वी बी स्टडिंग दैट टू, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या क्या एरर्स आ सकते हैं हमारे से, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं हमसे, वी विल बी स्टडिंग दैट। उसके बाद जो आता है दैट इज टाइप्स ऑफ बायसेस। अभी यार हम मतलब काफी बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमें पसंद होती है तो हम उसके अंदर नुक्स नहीं निकाल पाते, जबकि एक्चुअल में उसके अंदर नुक्स होते हैं या उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, बट हम नहीं निकाल पाते जस्ट बिकॉज वो चीज हमें पसंद है या वो इंसान हमें पसंद है। ऐसा ऑब्वियसली होता होगा, बहुत बार आपने देखा भी होगा आपकी सराउंडिंग में, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जो आता है दैट इज अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में तो ब्रीफिंग भी मैं नेक्स्ट में ही दूंगी, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज एक पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट ही आ जाता है। उसका पूरा एक प्रॉपर बना रखा है कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज इन्फेंट में क्या लैंग्वेज होती है, फिर चिल्ड्रन में क्या होती है, अडल्टहुड में क्या होती है, एवरीथिंग, ठीक है। तो हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जहां से हमने चालू किया था ब्रीफिंग, ठीक है। दैट इज व्हाट इज थिंकिंग। तो सबसे पहले तो यार थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। थिंकिंग इज अ बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो कि हम देख नहीं सकते डायरेक्टली, जो कि हिडन होता है, ठीक है। एंड इन विच सिंबल्स दैट इज इमेजेस, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्डर। हाँ, ठीक है। तो थिंकिंग सबसे पहले तो यार थिंकिंग एक हायर मेंटल प्रोसेस होता है, जो कि एक तरीके का बिहेवियर होता है जो इनडायरेक्ट होता है, जो हम देख नहीं पाते, ठीक है, जो हिडन होता है। और वो होता इसलिए है ताकि हम सिंबल्स और सामने हमारी जो चीजें हैं उनको देख के हम इंटरप्रेट कर सके, ठीक है, हम उसके बारे में जान सके। ये जो डेफिनेशन थी ये गैरेट ने दी थी, ठीक है, इन 1968। इसके बाद फिर एक और डेफिनेशन आई थी थिंकिंग की, दैट वाज बाय गिलमर इन 1970। उन्होंने ये बोला था इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल इन लिंक ऑफ ओवर्ट एक्टिविटीज। ओवर्ट का मतलब होता है ओपनली सीन एक्टिविटीज, जिनको हम देख सकते हैं आराम से या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। इसके बाद जो आता है ना हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है कॉमन टाइप्स ऑफ थिंकिंग जो है। हाँ, अभी टाइप्स ऑफ थिंकिंग के अंदर हमारी बेसिकली 5 तरीके की थिंकिंग होती है, ठीक है। मैं सबसे पहले सबके नाम बता देती हूँ, उसके बाद सबको डिफाइन करना चालू करूंगी, ऑल राइट। सबसे पहली जो होती है दैट इज परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट। अभी यहाँ पे कॉन्क्रीट का अगर हम बात करें तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है
सॉलिड ऑब्जेक्ट या सॉलिड सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद जो आती है दैट इज कॉन्सेप्चुअल या फिर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है थ्योरेटिकल नॉलेज जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर सिंबल्स या कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बेसिकली इसमें मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा ऐड होती हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। हाँ, हम बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड इज रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, ठीक है। इसके बाद जो आती है दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग बेसिकली वो होती है जिसके अंदर हम कुछ ओरिजिनल आइडिया लाए, जिसके अंदर कुछ कॉपीड ना हो, या फिर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने तरीके से कुछ सोचे और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें उस चीज पे, रादर देन गोइंग फॉर द आइडियाज व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज अबाउट रीजनिंग, जजमेंट, एग्जाम्पशंस वगैरह, ठीक है। वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। अभी परसेप्चुअल थिंकिंग पे आते हैं। परसेप्चुअल थिंकिंग जो होती है या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग होती है, जो कि हमारा जो परसेप्शन होता है किसी भी चीज को देख के उसको कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। दैट इज परसेप्चुअल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक शूज रखे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये एक पेयर ऑफ शूज है, ये शूज अलग अलग शूज है, किसी और का पेयर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? दैट इज अबाउट परसेप्चुअल थिंकिंग। जो आपके सामने चीजें रखी है, जो आपके सामने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट रखे हैं, उनको देख के आप कुछ सोच रहे हो या इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट इज परसेप्चुअल थिंकिंग, जो सबसे कॉमन होती है और हर बंदा करता ही है ये, ठीक है। वरना हमें कैसे पता चल जाएगा वो चीज शूज है? हम उसको ऐसी कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते थे, या फिर हमारे सामने कोई ऐसी चीज रखी है जिसको हम जानते ही नहीं है, हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज परसेप्चुअल थिंकिंग। इसके बाद जो आती है दैट इज कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग जो होती है वो सुपीरियर होती है परसेप्चुअल थिंकिंग की। सबसे पहली बात तो ये, परसेप्चुअल थिंकिंग की सुपीरियर इसलिए होती है, वो सुपीरियर इन द सेंस उससे ज्यादा बड़ी, ठीक है, हायर लेवल, इट मीन सुपीरियर, ठीक है। अब ये सुपीरियर इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर सिंबल्स का यूज किया जाता है, लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है, थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज का हमने यूज किया कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी जैसे एप्पल ट्री से कैसे गिरा, उसके अंदर एक थ्योरी यूज की गई थी, ठीक है। तो उसको उस पर्टिकुलर थ्योरी को यूज करके हमने जाना कि वो एप्पल क्यों नीचे गिरता है, क्यों ऊपर की तरफ हवा में नहीं उड़ता, वापस नीचे गिर जाता है, ग्रेविटेशनल लॉ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। नेक्स्ट जो है दैट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अभी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो होता है दैट इज बेसिकली हमारी इंट्यूशंस या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई इंसान पेंटिंग में इन्वॉल्व है, उससे अगर गलती हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आई लव पेंटिंग, ठीक है, तो मेरे से अगर कभी कोई गलती हो जाती है या मैं कुछ गलत ड्रॉ कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं दोबारा से उठा के दूसरे पेपर पे फिर ड्रॉ करना चालू कर दूंगी उसको। अब मुझसे पेंट अगर हल्का सा गलत हो गया, तो मैं उसके ऊपर व्हाइट पेंट कर देती हूँ उसको कवर करने के लिए। एंड ये मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मैंने अपनी टीचर को ऐसा करते हुए देखा था, मेरी टीचर ने मुझे ऐसा सिखाया था। तो ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, जो मैंने पहले अच्छा मैंने वहां पे देखा था, ये इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व किया था ऐसे इस टीचर ने, तो मैंने उस चीज को देख के हमेशा से अपने माइंड में ये चीज रखी है, और हमेशा मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। क्योंकि पेंटिंग और ड्राइंग के अंदर हमें सबसे पहला जो हमें सिखाया जाता है दैट इज कि इरेजर से दुश्मनी कर लो और इरेजर को अपना दोस्त कभी मत बनाओ। क्योंकि अगर आप अपने पास इरेजर रखोगे तो आप अभी अपनी ड्राइंग अच्छी कर ही नहीं पाओगे। जितना आप इरेज करोगे इतना आप शीट को खराब करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिएटिंग न्यू आइडियाज या नॉवल आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो भी स्टिमुलस आपके सामने पड़े हुए हैं, उन्हीं एग्जिस्टिंग स्टिमुलस की प्रेजेंट में कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है। अब किसी के पास एक ओरिगामी शीट रखी हुई है, तो चाहता वो बंदा एक बोट भी क्रिएट कर सकता है, जो कि हर बच्चे को बचपन में सिखाई जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को फूल बनाना नहीं आता उस ओरिगामी शीट का, और वो फूल बना ले उससे, ठीक है, फ्लावर बना ले उस ओरिगामी शीट का, तो उसके हिसाब से उसने वो क्रिएटिव कुछ बनाया है, ठीक है। उसके लिए वो कुछ नया था, इट इज क्रिएटिव। उसमें ये नहीं है कि सबने जब अगर बोट बनाई है तो वो भी बोट ही बना रहा है। उसने अपना दिमाग यूज करा, उसने कुछ और बनाया, ठीक है। मटेरियल तो सबके पास सेम था ना, बट उसने कुछ और बनाया, वो
अलग चला, ठीक है, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। समझ आ रहा है ना? यस। यार ये किसकी आईडी है? ये 525742, क्या नाम है आपका? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अभी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आ जाता है रीजन, जजमेंट या एग्जामिनिंग assumptions। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिकली यार आ जाता है कि किसी सिचुएशन को जज करना या किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाना, ठीक है, या फिर assumptions लगाना वहां पे कि यार इस चीज से इस तरीके से निकला जा सकता है, ठीक है, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अब जो इसके बाद आता है दैट इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। अब प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के अंदर ना 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है, नीचे करना भैया। हाँ, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज मेंटल इमेजिनरी, ये है सबसे पहला स्टेप। दूसरा है कॉन्सेप्ट एंड तीसरा इज प्रेपोजिशंस। पहला जो है मेंटल इमेजिनरी, ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि जो स्टिमुलस है वो हमारे सामने, वो मतलब कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो हमारी सेंस, जैसा हमने परसेप्शन चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा ब्रेन जो है वो सारी चीजों को एक साथ अटेंशन नहीं देता, वो स्पेसिफिकली कुछ चीजों को ही एक साथ अटेंशन देता है, जिसको हम अटेंडेड स्टिमुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इट इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस दैट आर नॉट प्रेजेंटली परसीव्ड बाय द सेंसेस। वो स्टिमुलस जो अभी इन प्रेजेंट हमारा माइंड या हमारे सेंसेस परसीव नहीं कर रहे हैं, दैट इज मेंटल इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रूम में हमारे सामने जो जो चीजें रखी है, ठीक है, वो रखी हुई है बट हम उनको ध्यान नहीं दे रहे, या ध्यान दे भी दिया तो छोड़ो परे, नॉट अ बिग डील, ठीक है, बट हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप क्लास खोल के बैठे हुए हो, ठीक है, मीटिंग में हो आप, कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे और कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा, ठीक है। तो जिनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ना, दैट इज मेंटल इमेजिनरी। कि अभी खुली हमारे सामने बुक्स हुई है और चल हमारे दिमाग में गाने रहे हैं, ठीक है, दैट इज मेंटल इमेजिनरी। और ये ऐसा एक्चुअली क्लास के अंदर तो बहुत होता होगा बहुतों के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो बैक बेंचर होते होंगे, ठीक है, टीचर सामने पढ़ा रही है, खुराफाती दिमाग चल रहा होता है उस वक्त पे बच्चों का, ठीक है। मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था ये, सामने टीचर पढ़ा रही है और मेरे दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा होता है, यार कैसे तंग करूं, कैसे तंग करूं, कैसे क्लास से बाहर निकलूं। ये चीज बहुत बच्चों के साथ होती थी, आप लोग में से किसी के साथ भी होती होगी। टीचर सामने पढ़ा रहा है और हम लोग अलग ही पीछे हरकतें कर रहे हैं कि बस हमें बाहर निकाले ये जैसे तैसे, ठीक है। तो दैट इज मेंटल इमेजिनरी, कि सामने कुछ चल रहा है और आपका दिमाग अलग ही कुछ फैंटेसीज में खोया हुआ है या अलग ही सोच में खोया हुआ है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। It is the set of properties that we associate with the particular class. यार यहाँ पे ना एक तो क्लास का मीनिंग जो है दैट इज कैटेगरी। कॉन्सेप्ट जो होता है ना बेसिकली उसमें ये बोला गया है कि एक ऐसी सेट ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हम एक पर्टिकुलर क्लास या एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शू डिजाइनिंग की बात करें तो हम हमारी जो उस वक्त पे सोच है ना, वो खाली उस शूज के रिलेटेड ही जा रही होगी, उस शू की कैटेगरी या उस शू की क्लास जो है उसी के रिलेटेड जा रही होगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें यही बोला गया है कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है, हम जब किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उसको कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि हमारा जो थिंकिंग का प्रोसेस है ना वो इजी हो जाए। अब कोई इंसान शू डिजाइनिंग के बारे में सोच रहा है तो वो उस टाइम पे ये नहीं सोचेगा कि यार, मतलब शू डिजाइनिंग के बारे में अगर कोई सोचे तो वो उस वक्त पे ये बात नहीं करने बैठ जाएगा कि ये डायरी कैसे बनती है या पेपर कैसे बनता है। वो शू डिजाइनिंग के बारे में सोच रहा है तो वो कैटेगराइज करके चलेगा अपनी थिंकिंग को कि शू डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मैं उसके बारे में ही सोचूं, उसके बारे में ही इकट्ठा करूं नॉलेज, ठीक है। दैट इज कॉन्सेप्ट, जब हम कैटेगराइज कर देते हैं चीजों को, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, द लास्ट स्टेप, दैट इज प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन होता है
इट इज द मीनिंग ऑफ अ डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि एक फैक्ट प्रोवाइड करे, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि ताजमहल आगरा में है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी कोई पूछेगा आपसे ताजमहल कहाँ पे है, तो आपको आगरा ही बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि दिल्ली के अंदर आ गया ताजमहल उठ के, क्योंकि नहीं आ सकता। इट्स अ फैक्ट, ठीक है। वेयर मीनिंग इज अंडरस्टूड टू बी अ नॉन लिंग्विस्टिक एंटिटी। नॉन लिंग्विस्टिक एंटिटी का मतलब ये होगा जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, जो कि हर सिचुएशन में सेम ही होता है। अभी कोई हंस रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ हंसने की बात हुई होगी तभी वो हंस रहा है। हंसने का कोई मीनिंग नहीं होता है सच कि, ये नहीं होता कि अगर कोई इंसान अभी हंस रहा है तो वो अंदर वो एक्चुअल में सैड है और वो हंस रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। हंसने का मतलब यही होता है कि हाँ वो खुश है, ठीक है। तो उसका हर सिचुएशन में सेम ही मीनिंग रहता है और हर सेंटेंस के अंदर सेम ही मीनिंग रहता है। दैट इज नॉन लिंग्विस्टिक एंटिटी, ठीक है। which is shared by all sentences with the same meaning as I said, जैसे हंसना, सीटी बजाना, रोना, ये इनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। हर एक एज में अगर कोई छोटा बच्चा हंस रहा है तो वो खुश है इसलिए हंस रहा है, अगर कोई बड़ा बच्चा हंस रहा है वो खुश है इसलिए हंस रहा है, कोई बूढ़ा हंस रहा है वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो खुश है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नॉन लिंग्विस्टिक एंटिटी मीन्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ओरिजिनल और नॉवेल आइडियाज और ऑब्जेक्ट इज नॉन एज क्रिएटिविटी। कुछ नई चीज निकालना या कुछ नया आइडिया प्रेजेंट करना। एक सेकेंड। साहिल में ऊपर स्क्रॉल करना। मेंटल इमेजरी पे। ओके ओके, आई एम सॉरी, मुझसे मेंटल इमेजरी मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया, मुझे गलती होगी। हाँ, मुझे मुझे थैंक्स पता था, मैं बोलने वाली थी बट मैंने कहा नहीं। ये आपने थैंक्स फॉर गलत करेक्टिंग मी। समझाया। हाँ। या समवन करेक्टेड मी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। यार मेंटल इमेजिनरी बेसिकली वो होता है जिसके बारे में अभी बात हो रही है पर सामने हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो हम उस चीज की मेंटल इमेजिनरी मतलब हमारे दिमाग में हम एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका एक दोस्त है, एक बर्ड के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है और उसके बारे में आपसे बात कर रहा है। वो बर्ड आपके सामने प्रेजेंट नहीं है बट आप अपने दिमाग में विजुअली क्रिएट कर लोगे कि हाँ ये बर्ड ऐसी दिखती होगी, ठीक है। दैट इज मेंटल इमेजरी, ठीक है। वो थैंक यू गलत सो नहीं मच था, यार। वो एग्जांपल दे दिया था आपने लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके ओके, एग्जांपल ठीक था थैंक वो। यू। पता नहीं यार, ठीक है जो भी था। ऑलराइट, बट थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी एंड इंटरप्टिंग मी, ठीक है। ऑल्सो मुझे प्लीज मैम मत बोलो यार, मैं तुम्हारे बैच की हूँ। अच्छा, अश्विनी ने बोला प्रेपोजिशन एक्सप्लेन करने को। भैया प्रेपोजिशन पे आना। का मतलब ये होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन का मीनिंग बेसिकली ये होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड किया जाता है एक नॉन लिंग्विस्टिक एंटिटी की तरह,
मतलब वो जब भी बोला जाए, किसी भी सेंटेंस में बोला जाए, उसका मीनिंग सेम होता है। जैसे बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रीज आर ग्रीन, तो ट्रीज जो है वो ग्रीन ही रहते हैं। अभी आप उसको किसी भी सेंटेंस के अंदर इन्वॉल्व कर लोगे, वो सेंटेंस, वो जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा एंड वो चेंज नहीं होगा। वो एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो एक स्टेटमेंट है वो एक फैक्ट है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अ फैक्ट, दैट इज प्रेपोजिशन। अश्विनी समझ आ गया? और आप उसको नॉन लिंग्विस्टिक एंटिटी इसलिए परसीव करते हो क्योंकि वो किसी भी सेंटेंस के अंदर बोला जाए, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाए, वो सेम ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी पे थे हम। ठीक है, अभी क्रिएटिविटी बेसिकली जैसा मैंने बताया, ओरिजिनल या नॉवल आइडियाज क्रिएट करना, ठीक है, दैट इज नॉट ऑलरेडी क्रिएटेड, कुछ नया सोचना। अब गिलफर्ड का मानना ये था कि थिंकिंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मीनिंग ऐसे आपको पता ही होगा, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट। कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली वो होती है जिसका एग्जैक्ट, जस्ट ठीक है। आई एम सॉरी यार, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आज थोड़ा अटक अटक के हो रहा है सब कुछ। ठीक है, बढ़ते आगे। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली वो होती है जिसका एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे अगर पूछ लिया जाए व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, उसका एक ही आंसर है, वो आंसर चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका एग्जैक्टली एक ही करेक्ट सॉल्यूशन होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो प्रॉब्लम, वो थिंकिंग होती है बेसिकली जिसके अंदर एक प्रॉब्लम के आप काफी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए कि मैं एक्सप्लेन करूँ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट? हाँ कर लो। ओके, देखो यार, ड्रॉ करके समझाता हूँ। कन्वर्जेंट इज समथिंग जो कन्वर्ज हो रहा हो एक पॉइंट पे। ओके ओके, जो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा हो, जैसे कोई प्रॉब्लम हमारे सामने और इसका सॉल्यूशन हमको पता है। ओके, तो जो इंडिविजुअल होगा वो सीधा इसी सॉल्यूशन के ऊपर जाएगा। ओके, वो एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं करेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। ओके, तो हमको पता है कि एक ही सॉल्यूशन है इसका, या कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसके डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इंसान ज्यादा थिंकिंग नहीं करता, सीधा एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज रखता है अपनी थिंकिंग को। और डाइवर्जेंट होता है, उसको मे बी ये प्रॉब्लम का आंसर पता है, ओके, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ट्राई करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई करेगा इसको सॉल्व करने के। ये भी एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। गिलफर्ड ने दिया था, जेपी गिलफर्ड, जो हमने कल पढ़ा था ना। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस का उन्होंने दिया था। तो ये है कन्वर्जेंट मींस वो एक ही सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, डाइवर्जेंट में वो अलग अलग सॉल्यूशन ट्राई करेगा। ओके, ऐसा समझ? आया समझ? हाँ, समझ आ गया। बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है ना वो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में ये होता है आप एक ही चीज के अलग अलग यूजेस निकाल रही हो या अलग अलग सोल्यूशंस निकाल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या एग्जाम्पल है यार इसमें, तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा आज। हाँ ठीक है, जैसे चलो इसमें ही बोला गया है कि यूज ऑफ पेपर क्लिप्स, तो आप पेपर क्लिप्स का अलग अलग यूजेस निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्पेसिफिक यूज, एक ही स्पेसिफिक तरीके से इस पेपर क्लिप को यूज करो। आप कहीं पे चार्ट पेपर
किसी को अटैच करना है किसी स्पेसिफिक चीज के साथ, तो वहां पे भी आप पेपर क्लिप यूज कर सकते हो, अपने पेजेस को रोकने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अलग अलग यूजेस होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करो। ठीक है, ठीक है। तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी जिसका आंसर ही एक है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है एट एनी कॉस्ट। ऑलराइट, इसके बाद जो आता है दैट इज स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये बड़ा अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग जो है ना, इसके अंदर बेसिकली सबसे पहला जो आता है दैट इज, हाँ, सबसे पहला जो आता है दैट इज प्रेपरेशन, उसके बाद इंक्यूबेशन, देन इल्यूमिनेशन एंड देन वेरिफिकेशन। ठीक है, अभी है क्या सीन इसमें, प्रेपरेशन का मीनिंग हो गया कलेक्टिंग रॉ मटेरियल अबाउट द प्रॉब्लम। यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग का बहुत रोल होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो क्रिएटिविटी के लिए या क्रिएटिव थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन का मतलब हो गया आपको किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने, तो उसके बारे में आप रॉ मटेरियल, या फिर रॉ मटेरियल में आप ये भी बोल सकते हो कि आप नॉलेज ग्रैब करना चालू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर बोला गया था पेपर क्लिप के यूज, तो आप पहले ये सर्च करने लग जाओगे पेपर क्लिप होता क्या है। बेसिकली सबसे पहला रॉ मटेरियल तो यही निकाला जाएगा कि पेपर क्लिप होता क्या है, फॉर दोज हु डोंट नो। ठीक है, तो उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, पहले आप एक बार को ये सर्च कर लो कि क्या क्या यूजेस होते हैं, ताकि आप अपनी तरफ से भी कुछ यूजेस निकाल सको कि किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको यूज करना आ गया तो आप फिर निकाल सकोगे अलग अलग यूजेस कि हाँ मैं इसको इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, वहां पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको यूज करना आता होगा तभी आप जान सकोगे। ठीक है, तो दैट इज प्रेपरेशन की रॉ मटेरियल कलेक्ट करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज होती है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो अटेंशन है आप उसको डाइवर्ट कर देते हो। मतलब आपकी जो अटेंशन थी दैट वाज अबाउट सर्चिंग अबाउट यूजेस ऑफ पेपर क्लिप। आपका प्रॉब्लम ये था कि आपको अलग अलग यूजेस निकालने पेपर क्लिप के। ठीक है, अपनी तरफ से सोच के क्रिएटिवली। ठीक है, तो अब आप काफी देर के इस बारे में सोच रहे हो कि यार इसको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। इंक्यूबेशन में ये हो गया कि आपने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट ही कर दिया, कि आपने इस प्रॉब्लम से अपना दिमाग हटा ही दिया एक बारी को कि छट यार अब बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगी। ठीक है, तो वो हो गई इंक्यूबेशन। अभी इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है दैट इज इल्यूमिनेशन। अभी इल्यूमिनेशन को आप मूवमेंट भी बोलते हैं, एरोकिया, आई एम सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं आता है, यूरेका। यूरेका भी अभी बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो दिस इज अबाउट आपने जैसे अपना अटेंशन हटा दिया था उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से। तो होता क्या है ना, जब आप किसी प्रॉब्लम से अपनी अटेंशन हटा दो ना, तो अचानक से जब आपको प्रॉब्लम याद आती है ना, वो कई बार ऐसा भी होता है कि यार मैं इस बारे में सोच रही थी, मैंने फिर सोचना छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मैं किसी और काम में लग गई और फिर मेरे को अचानक से याद आता है उस शिट यार इसका ये भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं किया मैंने, ये भी तो कर सकती हूँ मैं। तो दैट इज इल्यूमिनेशन स्टेज, जहाँ पे एकदम से आपको याद आता है कि यार हाँ इसके बारे में ये भी कर सकते हैं। एक इंसाइट आ जाती है उस प्रॉब्लम के बारे में, इमीडिएट सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, उसका, उस प्रॉब्लम का। उसके बाद जो होता है वेरिफिकेशन, दैट इज द फोर्थ स्टेज। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के अंदर दो चीजें आती है दैट इज इवेल्यूशन एंड इलेबोरेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, जो आपको इंसाइट आया इल्यूमिनेशन स्टेज पे, उसको जज किया जाता है। ठीक है, एक फुली कॉन्शियस स्टेज के अंदर आप एकदम ध्यान बटोर के उस चीज को जज कर रहे हो कि यार ये जो इंसाइट मुझे आया था, ये इमीडिएट सॉल्यूशन जो मुझे आया था, ये ठीक है भी या नहीं, या इसको मैं यूज कर सकती हूँ ऐसे या नहीं। पेपर क्लिप की अगर बात करें यहाँ हम, तो ठीक है, studies on creativity has suggested that it is not necessary that the creative insight will always be appealing in reality. Sometimes it might turn out to be a bad idea too. तो इसीलिए वेरिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमें एकदम से आइडिया आ गया कि यार हम इस पेपर व्यू को ऐसे यूज कर सकते हैं, बट जब हम जज करने बैठे और हमने देखा उसको अप्लाई करके उस चीज को, तो हमें पता चला कि नहीं यार ये तो यूज हो ही नहीं सकता ऐसे। तो किसी केस में हाँ भी हो सकता है कि बहुत सही आइडिया निकल आया, किसी केस में ये भी हो सकता है कि वो एक बैड आइडिया में टर्न हो जाए या बैड आइडिया में निकल जाए। ठीक है, दैट इज वेरिफिकेशन वाला स्टेज। इसके बाद जो आता है कॉन्सेप्ट दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है,
अभी तक हमने देख लिया कि थिंकिंग कैसे होती है, थिंकिंग होती क्या है, कितने टाइप की थिंकिंग होती है। उसके बाद हमने क्रिएटिविटी के बारे में देख लिया, जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग हमने पढ़ी। ठीक है, फिर हमने स्टेजेस ऑफ थिंकिंग पढ़ा, जिसके अंदर था प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। ऑलराइट, अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले तो अब एक प्रॉब्लम होता क्या है। प्रॉब्लम बेसिकली होता है बैरियर किसी चीज का या हिंड्रेंस टुवर्ड्स योर गोल। आपका जो गोल है उसको पूरा ना करने देने का एक बैरियर आ जाता है, कि जिस वजह से आप उस प्रॉब्लम को पूरा नहीं कर पा रहे, उस गोल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उस एम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, दैट इज प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ बिहेवियर ऑफ ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टुवर्ड योर गोल, टू अचीव योर गोल और टू अचीव योर एम। ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उस हिंड्रेंस को हटा देना या उस बैरियर को रास्ते से हटा देना टू कंप्लीट योर गोल। ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, विच इन्वॉल्व 7 स्टेप्स। ऑल राइट, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है उसके 7 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे तो तब बैठेंगे ना जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम हमारी क्या है हमें ये ही नहीं पता, तो हम कैसे उसको पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यार, जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, उसका गोल है कि उसको अच्छे मार्क्स लेके आने अपने बोर्ड्स में, बट वो पढ़ नहीं पा रहा। तो सबसे पहले तो उसको रीजन जानना होगा ना कि वो किस वजह से पढ़ नहीं पा रहा। एम है उसका अच्छे मार्क्स अचीव करना, पढ़ वो पा नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो गई वो हो गई कि वो पढ़ नहीं पा रहा, और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई रीजन ढूंढना उस चीज का कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो एक उसका रीजन, चलो मान लिया हम यहाँ पे हम रीजन ढूंढ लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो इसका एक रीजन हो गया उसकी फोन एडिक्शन। फोन की उसको बहुत एडिक्शन है, गेम्स वो बहुत खेलता है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, अ प्री कंडीशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स नेचर, मीनिंग एंड स्कोप आर आइडेंटिफाइड। इस स्टेज के अंदर उस प्रॉब्लम का क्या नेचर है, उस प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है। एक सेकेंड यार, आई एम सॉरी देखो समझ आता तो। ठीक है, सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की तरफ बढ़ने से पहले कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। ठीक है, फिर हमने उस प्रॉब्लम को डिफाइन करा कि ठीक है ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा गोल था और इस चीज को मुझे ओवरकम करना है। थर्ड स्टेप जो है दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब मैं इसमें स्ट्रैटेजाइज करूंगी कि उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाता है। ठीक है, उसके मैं अलग अलग सॉल्यूशंस निकालूंगी। जैसे फोन एडिक्शन की हमने अगर बात करी और हमारा एम था अच्छे मार्क्स लाना, तो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ये था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ फोन एडिक्शन। तो मैंने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक अच्छा खासा अपना टाइम टेबल बना दिया और अपने फोन के अंदर हर ऐप के अंदर लिमिट लगा दी कि मैं इससे ज्यादा इस ऐप को नहीं यूज कर सकती। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने वहां पे स्ट्रैटेजाइज किया कि मैं करूंगी क्या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसी के अंदर क्या होता है, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकंड, इसके अंदर होता है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स प्रपोज्ड सॉल्यूशन। अब मैं इसके अंदर एक पेपर के ऊपर लिख के रखूंगी कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और ये प्रॉब्लम थी इस वजह से। ठीक है, एम जो है मेरा वो ये है, इसके लिए जो मैंने सॉल्यूशन निकाले, जो मैंने थर्ड स्टेप में स्ट्रैटेजीज फॉर्म की है वो ये है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी,
अपने घर वालों को सॉल्यूशन, मतलब मैंने स्ट्रेटेजाइज फॉर्मुलेशन में ना एक ये भी कर दिया कि मैंने अपने घर वालों को बोल देना है कि मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके रखो इस चीज से, मुझे इस चीज में घुसने मत दो, ठीक है। तो मैंने एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में क्या करा, मैंने एक तो अपना टाइम टेबल बनाया, अपने फोन में लिमिट लगाई, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि अगर मैं आपको फोन यूज करते दिखूँ ना तो मुझे डांट देना उसी वक्त, ठीक है। मेरे आसपास के दोस्त वगैरह जो है उनको भी मैंने प्रॉब्लम वगैरह का सॉल्यूशन जो है वो सारा अच्छे से बता दिया कि हाँ हाँ मैं ये करने वाली हूँ, तो मेरी इसमें मदद करना, ये कर देना वो कर देना, उनको गाइड कर दिया। मॉनिटरिंग में हो गया कि जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो मैं इम्प्लॉय कर रही थी अभी तक, ठीक है, उसको मैं मॉनिटर करूँ, ठीक है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली दिस स्टेज रिक्वायर्स अ प्रॉब्लम अ पर्सन टू कंटिन्यूअसली क्रॉस चेक और सिक्योरिटी स्क्रूटिनी द पाथ चोजन, ठीक है। मॉनिटरिंग में क्या हो गया, मैंने अपने पापा को बोल दिया कि रोज ना मेरा फोन चेक करना और इसमें देखना कि मेरी कितनी लिमिट आ रही है, कि मैं कितना ऐप फोन कितनी देर यूज कर रही हूँ और अपने फोन को कितना देर यूज कर रही हूँ। तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक तरीके से, मेरे ऊपर एक क्रॉस चेक कर रहे हैं कि मुझे चेक कर रहे हैं कि मैं हट रही हूँ फोन से दूर या नहीं, मैं पढ़ रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें वो कर रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया कि क्रॉस चेक करो सारी चीजें। उसके बाद अब इवोल्यूशन का स्टेज आ गया, दैट इज द लास्ट स्टेज। उसमें क्या होता है कि जजमेंट अबाउट द सक्सेस और फेलियर ऑफ द अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज मेड। अब मैंने 10 दिन बाद ना अपनी इवोल्यूशन चेक करी कि फर्स्ट डे पे मेरा फोन यूजेज कितना था, सेकंड पे कितना, थर्ड पे कितना, एंड ऐसा चेक करते करते मैंने देखा 10th डे तक या 21 डेज मान लेते क्योंकि हैबिट चेंज करने में 21 डेज अप्रोक्सीमेटली लगते हैं जितना भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। तुम 21 डेज मान के चल लेते हैं यहाँ पे। 21 डेज, जैसे ही 21 डे एंड हुआ तब मैंने देखा कि मेरा फोन यूजेज कितना है एंड मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, क्या मेरा स्केड्यूल अच्छा हुआ या नहीं हुआ, क्या मैं डिसिप्लिन में आ सकी या नहीं आ सकी, ठीक है। तो उस चीज की जजमेंट इस डे पे होगी, ठीक है, दैट इज एवोल्यूशन। ऑलराइट, समझ आ गया सबको? चलो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। अभी ना इसके बाद बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आज का लास्ट टॉपिक कराऊंगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है, तो मेरा दिमाग वैसे ही नहीं चल रहा आज। राइट, नेक्स्ट है दैट इज बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसके अंदर तो सबसे पहला आता है दैट इज मेंटल सेट या परसेप्चुअल सेट। इसके अंदर ये बोला गया है आर टेंडेंसी टू ओवर यूज एन ऑलरेडी ट्राइड मेंटल स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड मेंटल सेट। इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो मैंने पहले बोला था फोन एडिक्शन वाला, उसमें एवोल्यूशन में ये निकला कि मैं अभी भी ओवरकम नहीं कर पाई, ठीक है। अब मैं उस चीज को करने के लिए वापस से 21 दिन सेम यही पैतरा अपनाऊं और उस चीज को मैं बार बार करती रहूं, ठीक है, सेम ही चीज मैं बार बार करती रहूं जबकि मुझे पता है कि मेरा इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रादर देन फाइंडिंग एनी अदर सॉल्यूशन आई एम जस्ट डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। So this is mental set or perceptual set, ठीक है। Our tendency to overuse an already tried mental strategy in solving a problem, ठीक है। Next जो होता है that is functional fixedness, our tendency to see object in the light of its usual or typical function only। functional fixedness के अंदर हो गया बेसिकली हाँ ठीक है। फंक्शनल फिक्सनेस के अंदर बेसिकली ये हो गया कि एक ऑब्जेक्ट को बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ना उसका जो एक फंक्शन, एक टिपिकल फंक्शन है, वही उसी एक फंक्शन को देखना और डाइवर्जेंटली नहीं सोचना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम फोन एडिक्शन की ही बात करें तो मैंने एक ही पर्टिकुलर चीज अपनाई, दैट वाज ऐप का यूजेज चेक करना बार बार, ठीक है। मैंने कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया जो मेरे फोन की यूजेज चेक करे और लिमिट करे मेरे ऐप की यूजेज पे, ठीक है। उस ऐप के अंदर और भी फंक्शंस है बट मैं जो एक चीज कर रही हूँ दैट इज व्हाट द ऐप सेज, ठीक है, कि मैं ये कर सकती हूँ इस ऐप के अंदर, मैं लिमिट डाल सकती हूँ।
करने को उसके अंदर पेरेंटल कंट्रोल भी था, बट वो चीज मैं देख ही नहीं रही। मैं एक ही चीज देख रही हूँ जो उसके अंदर हाईलाइट करके ऑलरेडी दे गई थी, ठीक है। तो एक उसका जो टिपिकल फंक्शन है, मैं उसी के ऊपर अटकी हुई हूँ, उससे आगे बढ़ के मैं देखना ही नहीं चाहती और मैं देख ही नहीं रही। दैट इज फंक्शनल फिक्सनेस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का जो एक टिपिकल फंक्शन है, उसी चीज के ऊपर नजर रखना और उसको डाइवर्जेंटली सोचना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है दैट इज यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये होता है यूजिंग इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन वुड लीड टू इनकरेक्ट, ठीक है। यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली ये हो गया कि हमने उस चीज की आधी ही नॉलेज ग्रैब करी, ठीक है। हमने इनिशियल प्रॉब्लम ही पढ़ी और आगे का पढ़ा ही नहीं। जैसे ये ना बहुत बच्चों के साथ एक्चुअली ऐसा होता होगा पेपर के अंदर, कि आगे का पेपर पढ़ लिया, उसको सॉल्व भी करा है और पीछे मोड़ के देखा ही नहीं कि पीछे भी पेपर था जो हमें करना था। तो वहां पे सोल्यूशन क्या हुआ, वहां पे फॉल्स सोल्यूशन आया, या सोल्यूशन एक्चुअली आया ही नहीं क्योंकि हमने किया ही नहीं, जब आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि यहाँ पीछे भी क्वेश्चंस थे। ये ऐसा बहुत बच्चे करते हैं, मैंने एक्चुअल में ये देखा वो लोगों को करते हैं कि आगे का पेपर पूरा करके आ गए और उसमें खुश होकर मस्त मजे में घूम रहे कि वो हो आज क्या बढ़िया पेपर गया। उसके बाद जब कोई आगे बोलता था कि अरे तूने ये क्वेश्चन करा, और वो बोलता था इतने ही तो क्वेश्चन थे, तूने ये क्वेश्चन कहाँ से बना दिया, फिर पता चलता था कि अरे पीछे भी तो क्वेश्चन थे। तो किसी प्रॉब्लम को पूरा पढ़ना ही नहीं, ठीक है। आधा क्वेश्चन सुनते ही बच्चे आंसर दे देते हैं, ठीक है। दैट इज यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे फॉल्स सोल्यूशन निकलते हैं क्योंकि आप प्रॉब्लम पूरी पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। इनिशियल इंफॉर्मेशन ग्रैब करी उस रिलेटेड प्रॉब्लम की और उसी पर सॉल्यूशन देना चालू कर दिया। ठीक है यार, समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज और इंटेलेक्ट, ठीक है। यू नीड टू हैव सफिशिएंट एक्सपर्टीज, ठीक है। इसके अंदर ना बेसिकली ये बोला गया है कि किसी स्पेसिफिक चीज की नॉलेज ना होना हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत दिक्कत कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पेपर क्लिप वाली एग्जाम्पल ली थी, तो हमने उसके अंदर पहले सर्च करा था कि हाँ पेपर क्लिप होता क्या है, उसके क्या यूजेस होते हैं। अब कोई इंसान सेम प्रॉब्लम के ऊपर जा रहा है कि पेपर क्लिप के यूजेस देखे, बट उसको एग्जैक्टली exactly पता ही नहीं है कि पेपर क्लिप होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है उसको, ठीक है। उसके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कैसे यूज करते हैं, उसको उस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो तब चालू करेगा ना जब उस चीज की प्रॉपर नॉलेज होगी। ना उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, ना सफिशिएंट एक्सपर्टाइज है, तो वो कैसे करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो इसमें ये बोला गया है बेसिकली, जब हमें किसी चीज की पूरी नॉलेज नहीं होती और हम फिर भी उस चीज को सॉल्व करने बैठ जाए, तो वो प्रॉब्लम कभी ठीक से सॉल्व हो ही नहीं पाएगी क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट जो है दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन में ये बोला गया है बेसिकली कि हमारा जो मोटिवेशनल लेवल है ना वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोन एडिक्शन वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात लेके चले, हमने एक बार ट्राई कर लिया 21 दिन के लिए, हम नहीं कम ओवरकम कर पाए, उसके बाद मैंने हार मान ली। मैं कहा 21 दिन में तो मैंने कुछ करा नहीं, तो अब क्या ही कर लूंगी मैं, छोड़ो परे, बाहर में जाए मेरे पेपर, मुझे ध्यान देना ही नहीं है। वहां पे लैक ऑफ मोटिवेशन हो गई। पर वहीं पे अगर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा एक बार और ट्राई कर ले, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए, क्या पता उस वक्त पे तुझे काम ज्यादा आ रहा हो या इस चीज का यूज ज्यादा हो रहा हो, उस चीज का यूज ज्यादा हो रहा हो, उन्होंने मुझे किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन दे दी, ठीक है, ताकि मैं वापस उस चीज को कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट एग्जाम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, तो एक बच्चा वो भी होता है जो 1 या 2 अटेम्प्ट में पीछे हट जाता है कि नहीं भाई मेरे मतलब की चीज नहीं है, ये मेरे बस की है ही नहीं। एक बच्चा वो भी होता है 10-10 अटेम्प्ट देने लग जाता है, मतलब जितने भी अटेम्प्ट स्पेसिफिक पेपर के अंदर अलाउड होते हैं वो पूरे पूरे देने की कोशिश करता है और स्ट्रेटेजाइज करके चलता है कि हाँ यार मैं इस साल पेपर नहीं देता, मैं अगले साल दूंगा क्योंकि मेरी अभी तैयारी ठीक से नहीं है, मैं अटेम्प्ट क्यों वेस्ट करूँ अपना, ठीक है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन जो है वो भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या बहुत हिंड्रेंस ला सकती है। नेक्स्ट होता है इमोशनल ब्लॉक। अब इमोशनल ब्लॉक के अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एफिशिएंसी में अगर इमोशनल हिंड्रेंस आ जाए या हमारी इमोशनल स्टेट पे इफेक्ट पड़े या हमारी इमोशनल स्टेट ठीक ना हो, तो भी हम प्रॉब्लम को ठीक से नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कल एग्जाम है, ठीक है,
हमें पढ़ना है, हमारा माइंड सेट है, हम मोटिवेशन है कि हमारे अंदर कि हाँ हमें पढ़ना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है। बट उसी वक्त मेरे घर में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती, या मेरी इमोशनल स्टेट पे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ ऐसा हो गया लाइक विच मेक्स मी अनस्टेबल इमोशनली, तो वहां पे मैं उस चीज के बारे में उस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी बिकॉज ऑफ द इमोशनल अनस्टेबलनेस। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है। अब अभी तक में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। यार क्या हो गया, जितना बुरा पढ़ा है क्या कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है? नहीं डाउट तो क्लियर है। Guys, everything. I just came right now. I'm so sorry. ओके आज हम लोग रीड कर लेंगे एक बार, फिर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है। एक बार रीड भी करेंगे तो पता चलेगा ना कि कितना समझ में एग्जैक्टली आया, याद हो रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आपने जो बताया वो। हाँ जी। एंड थैंक यू, अच्छा पढ़ाया। होती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, उसका कोई इशू नहीं है।